महागठबंधन सीएम फेस की उन्होंने घोषणा कर दी है। तेजस्वी की घोषणा के बाद बीजेपी या एनडीए पर क्या क्या असर पड़ सकता है? तेजस्वी सीएम फेस बने हैं तो ये स्वाभाविक सी बात। फेस की जरूरत अपोजिशन को होती है, क्योंकि हम पावर में हैं तो हमारा फेस तो नीतीश कुमार हैं। बीच में गृह मंत्री अमित शाह का एक और बयान आया था, उसमें उन्होंने कहा था विधायक दल की मीटिंग में फैसला होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पहले ये कहा जा रहा था कि नीतीश ही रहेंगे सीएम, और उसके बाद अमित शाह का ये कहना कि विधायक दल की जो बैठक है उसमें तय होगा। भाजपा हमेशा चाहेगी कि जो गठबंधन में वो पहले नंबर की पार्टी हो। जाहिर सी बात है, जिसके पास सीट होगी तो ड्राइविंग सीट पे वही बैठेगा। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तब तो बड़ा क्लियर रहता है कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। संसदीय दल जो है वो फैसला लेगा ना कि वो किसको नेता चुनता है। मैं दो अलग अलग दलों के साथ नीतीश को देखा, और जब तेजस्वी के साथ उन्होंने सरकार बनाई उसमें बहुत सारे ऑफर लेटर बांटे गए। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए नौकरियां नहीं दे पाते। जन स्वराज के कैंडिडेट्स को बिठाना, इस सब के पीछे क्या क्या खेल होते हैं, किस किस तरीके से स्ट्रेटेजी डिवाइस की जाती है। IT एक्ट अमेंडमेंट्स की बात बार बार की जाती है, नए प्रोविजंस ऐड हुए हैं, तो इसका जो इम्पैक्ट है उसे आप कैसे देखते हैं? तो जो अभी अमेंडमेंट है इसमें उन्होंने क्लियर कर दिया है ज्वाइंट सेक्रेटरी और DIG लेवल उसको हटाने का आदेश दे सकते हैं। लेकिन हटाने का आदेश देते हैं तो बाकायदा उसको कारण उनको बताना होगा। नमस्कार दोस्तों, इनसाइड द बीजेपी के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पहला एपिसोड जब हम लोगों ने रिलीज किया, आप लोगों के कमेंट्स हमने पढ़े। कई लोगों में ये क्यूरियोसिटी थी कि नवनीत मिश्रा, जिनके साथ हम चर्चा करते हैं, पहले तो स्वागत नवनीत जी आपका। धन्यवाद। कि नवनीत मिश्रा जिसे हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, इनको क्यों बुलाया जा रहा है। तो पत्रकारिता कभी एक पक्ष की नहीं होती है, बल्कि पत्रकारिता किसी भी पक्ष की नहीं होती है। पत्रकारिता तो सच्चाई बयान करने का एक जरिया है, एक माध्यम है। और नवनीत मिश्रा के पत्रकारीय कर्म को अगर आप देखें तो चाहे वो दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन हो सकता है दिल्ली चुनावों के परिणाम के बाद, या उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन बनता उड़ीसा के परिणामों के बाद, या वाइस प्रेसिडेंट का जब चुनाव होना था तब क्या हो सकता था, इसके बारे में कई लोगों ने आकलन किए। लेकिन जो सटीक आकलन था वो नवनीत मिश्रा जी का था। और नवनीत मिश्रा, जैसा कि हमने पहले एपिसोड में भी आपको बताया था, कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को कवर करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को कवर करते हैं, RSS को कवर करते हैं। तो किसी बीट को स्पेसिफिकली कवर करने वाला पत्रकार उस बीट की समझ भी रखता है, उसके अंदर की जानकारियां भी रखता है, और इनके जो ट्वीट्स, इनके जो आकलन दिल्ली इलेक्शन में, दिल्ली सीएम पद को लेकर जो इनका आकलन था, या उड़ीसा सीएम को लेकर, या फिर वाइस प्रेसिडेंट को लेकर जो आकलन था वो सही बैठा। वो इस बात की पुष्टि करता है कि अंदर की खबरें तो नवनीत जी के पास हैं। इसीलिए हमने सोचा कि बीजेपी के अंदर की खबरें क्या हैं वो हमें पता चल सके और आपको भी पता चल सके। और इस सब के साथ आपके लिए ये विकल्प हमेशा ओपन है, और हम लोग चाहते हैं कि आप अपने सवाल रखें, सुझाव दें, ताकि उनको भी हम इस शो में जोड़ सकें। अंदर की खबर क्या है बीजेपी की, इनसाइड द बीजेपी शो में हम चर्चा करेंगे। चर्चा का जो केंद्र बिंदु होगा वो ज़रूर और बहुत स्वाभाविक है कि बिहार चुनाव चल रहे हैं, तैयारियां बिल्कुल ज़ोरों शोरों पर हैं। 6 नवंबर को पहली वोटिंग होनी है, यानी कि पहले चरण की वोटिंग होनी है। महागठबंधन जो थोड़ी बहुत पिछड़ती हुई दिख रही थी चुनावों में, सीएम फेस की उन्होंने घोषणा कर दी है। तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे, जबकि एनडीए ने ऐसी कोई घोषणा औपचारिक रूप से की नहीं है। तो कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है, और एनडीए की प्लानिंग क्या है, बीजेपी की प्लानिंग क्या है इसे लेकर। इसके अलावा बात होगी सोशल मीडिया पर कंटेंट सेंसरशिप को लेकर भी। IT एक्ट 2021 जो है उसमें अमेंडमेंट्स का, उसमें कुछ प्रोविजंस ऐड किए गए हैं कि केवल DGP लेवल या जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का जो ऑफिसर है वही कंटेंट रिमूव करने के आदेश दे सकता है। इसके पीछे भी कोई गेम प्लान है क्या? और सेकेंड लाइन लीडरशिप की बहुत सारी बातचीत होती है, हर पार्टी में बातचीत होती है। हम देखते हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उसमें ज़्यादातर अब युवा नेता दिखने लगे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास क्या सेकेंड लाइन लीडरशिप है, इस पर भी बातचीत करेंगे। नवनीत जी हमारे साथ हैं। नवनीत जी शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो सबसे बड़ा प्लेग्राउंड फिलहाल है वो तो बिहार में सजा हुआ है, और सारी पार्टियां जद्दोजहद में लगी हुई हैं। दोनों ही गठबंधन के लिए बड़ा टफ फेज भी रहा, और एक दूसरे पर सवाल भी दागे कि भाई तुम्हारे यहाँ ठीक नहीं है, तुम्हारे यहाँ ठीक नहीं है। लेकिन मसला दोनों गठबंधनों में थोड़ा बहुत देखने को मिला। एक बड़ा सवाल महागठबंधन को लेकर ये उठ रहा था कि भाई ये सीएम फेस का जो घोषणा है वो नहीं कर रहे हैं, तेजस्वी का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं। अब अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और घोषणा की कि तेजस्वी यादव सीएम फेस के उम्मीदवार रहेंगे, और VIP को डिप्टी सीएम का पद दिया जा रहा है।
ये जो घोषणा है इसके बाद माहौल तो थोड़ा बहुत बदलता ही है। इसको लेकर बीजेपी की क्या तैयारी है, कितना असर डाल सकता है बीजेपी के गेम प्लान पर, या ओवरऑल हम बात करें एनडीए के गेम प्लान पर, तेजस्वी की घोषणा के बाद बीजेपी या एनडीए पर क्या क्या असर पड़ सकता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि तेजस्वी सीएम फेस बने हैं, तो ये स्वाभाविक सी बात है और वो दिख भी रहा था। और ये अलग बात है कि थोड़ा-सा इसको महागठबंधन और समय से पहले भी कर सकता था, क्योंकि जिस तरीके की अटकलें लग रही थी कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में सीएम फेस को लेकर के भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। हालांकि कांग्रेस के लोगों का ये कहना था कि एक रणनीति के तौर पे अभी हम फेस डिसाइड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि कई बार ये बीजेपी भी करती है, एक सस्पेंस बना के रखा जाता है। वो इसलिए रखा जाता है, जैसे मान लीजिए कांग्रेस का जो समर्थक है, हो सकता है उसको तेजस्वी का चेहरा ना पसंद हो, तो जब सस्पेंस बना रहता है तो कांग्रेस का समर्थक भी जो है एकदम वो खुश रहता है, लोग उसे लगता है कि हो सकता है कुछ हमारे हित का हो जाए, एक स्कोप दिख रहा होता है, एक स्कोप दिख रहा था। तो जो राजनीतिक दल होते हैं वो एक रणनीति के तहत संभावनाओं को बना के रखते हैं अपने समर्थकों को अपने से बांधे रखने के लिए। यही वजह है शायद कांग्रेस नहीं चाहती थी कि कोई सीएम फेस हम बहुत अर्ली हम घोषित करें, माहौल देख करके हम डिसीजन लेंगे। लेकिन आरजेडी की तरफ से, चूंकि आरजेडी के समर्थकों में एक वहाँ पे वो एक ये था कि अभी जब तेजस्वी के नेतृत्व में पार्टी यहाँ पे चुनाव लड़ रही है, लेकिन उनको चेहरा घोषित करने से कांग्रेस बच क्यों रही है, तो उनके समर्थकों में जरूर एक बेचैनी थी। उस बेचैनी का जवाब देने के लिए आरजेडी की तरफ से कांग्रेस पर दबाव किया गया। यही वजह है कि कांग्रेस ने भी एक अपने वरिष्ठ नेता को, अशोक गहलोत, जो कि चुनावी रणनीति के माहिर माने जाते हैं, उनको भेजा और फिर उनकी लालू यादव जी से मीटिंग हुई और बाद में तय हुआ कि जब घोषित ही करना है तो कर देते हैं। तो अब सवाल ये है कि एनडीए पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, एनडीए तो मान के ही चल रहा था कि भाई महागठबंधन का जो फेस है वो तेजस्वी यादव है, तो ऐसा कोई आउट ऑफ सिलेबस एनडीए के लिए नहीं आया कि कोई नया चेहरा आ गया हो जिससे एनडीए की जो सारी रणनीति है उसको फिर से कील कांटे फिर से दुरुस्त करना पड़े। नया सवाल या नई बात ये हो सकती है कि फेसलेस चुनाव चल रहा था एक तरीके से, घोषणा के बगैर। हाँ, अगर देखा, ना तो महागठबंधन ने कोई फेस दिया था, ना एनडीए ने कोई फेस दिया था, लेकिन अब सीधा सीधा एक फेस है आपके सामने और जिसकी संभावना सबसे ज्यादा थी ही 99.99%। तो अब आप फेसलेस हैं, महागठबंधन के पास एक फेस है, ये तो नया है ना। देखिए, अब क्या है, जैसे एनडीए का जो बीजेपी का क्या कहना है, बीजेपी का ये कहना है कि भाई देखिए, फेस की जरूरत अपोजिशन को होती है। ऑलरेडी चूंकि हम पावर में हैं तो हमारा फेस तो नीतीश कुमार हैं, और बीजेपी, यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह भी कई मौक़ों पर ये कह चुके हैं। अभी उन्होंने कहा था कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं उसमें छिपी हुई बात होती है कि भाई ठीक है, अगर जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई, उसी व्यक्ति का सबसे पहला हक है, नंबर 1। बीच में यह था कि बीच में गृह मंत्री अमित शाह का एक और बयान आया था, उसमें उन्होंने कहा था विधायक दल की मीटिंग में फैसला होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। देखिए, ये एक राजनीतिक शब्दावली होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री कौन होगा ये कोई एक व्यक्ति, जो भाजपा का जो कल्चर है, चाहे वो भाजपा का जो संविधान है, उसमें ये नहीं होता कोई ये कह देगा कि यही मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास वो पावर होता है। और अगर आप व्यक्तिगत तौर पे ये घोषणा करते हैं तो ये एक मैसेज जाता है कि इसका मतलब पार्लियामेंट्री बोर्ड का कोई मतलब ही नहीं है। तो एक इतना स्पेस जो क्रिएट किया जाता है, और थोड़ा सा जैसे अभी स्टार्टिंग में बात हुई, एक सस्पेंस बना के रखा जाता है। जैसे कई बार क्या है, भाजपा के कुछ ऐसे समर्थक हैं जो ये चाहते हैं कि भाई भाजपा का सीएम हो, वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार सीएम ना बने। भाजपा के बहुत सारे ऐसे समर्थक हैं, तो उनकी भी उम्मीदों को जिंदा रखने की कोशिश होती है। तो भाई जब चुनाव होगा, परिणाम आएगा, तो जाहिर सी बात है विधायक दल की बैठक में ही चुना जाएगा, तो वो तो एक अंडरस्टूड बात है। नहीं, ये ठीक बात है, आप संविधान की बात कर रहे हैं और संविधान ये बात कहती है। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तब तो बड़ा क्लियर रहता है कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। भाई वो भी तो संसदीय दल जो है वो फैसला लेगा ना कि वो किसको नेता चुनता है। उस वक्त आप नरेंद्र मोदी को सीएम फेस बताते हैं, और जब आप संसदीय दल की बात करेंगे तो सवाल राजस्थान से भी पूछा जाएगा कि भजन लाल शर्मा को कौन से विधायक दल, मतलब ठीक है विधायक दल ने ही चुना है अंतिम तौर पर, लेकिन पहली बार के विधायक को जो कोने में बैठे हुए हैं वो सीएम बना दिए जाते हैं। और जो बीजेपी का एक कल्चर भी रहा है, जिसके बारे में क्रिटिक्स भी बहुत सारी बात करते हैं, मीडिया फ्रेटर्निटी में भी बहुत सारी बातचीत होती है नवनीत की, भारतीय जनता पार्टी आउट ऑफ द बॉक्स, आप जब कुछ ना सोच रहे हों तब किसी को पिक करती है और सीएम बना देती है। और कई बार ये क्रिटिसिज्म होती है कि ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जिसमें नियंत्रण पूरी तरीके से हो सके, और आपके आकलन बड़े सटीक साबित हुए हैं सीएम के मामले में। जैसे रेखा गुप्ता, दिल्ली की बात करें तो कोई उनका नाम नहीं ले रहा था, कहीं से वो दूर दराज के भी लिस्ट में दिख नहीं रही थी। अब आप कवर कर रहे हैं, आपको बेहतर पता होता है, इसलिए आपने वो नाम लिया भी। इसी तरीके से हम बात करें छत्तीसगढ़ की, चाहे राजस्थान के भजन लाल शर्मा जब हुए, या फिर मध्य प्रदेश की,
तो कोई भी ऐसा नेता नहीं था जो संभावनाओं की सूची में रहा हो सीएम बनने की। नीतीश कुमार को लेकर, बिहार को लेकर ये सवाल ज़्यादा गहरा मुझे इसलिए लगता है या गंभीर कि पहले ये कहा जा रहा था कि नीतीश ही रहेंगे सीएम फेस के उम्मीदवार, और उसके बाद अमित शाह का ये कहना कि विधायक दल की जो बैठक है उसमें तय होगा। तो ये तो यार सबको पता है कि विधायक दल की बैठक में ही सीएम फेस तय होगा। चिराग पासवान की एंट्री होती है, चिराग पासवान के भी अपने एस्पिरेशंस हैं, और ट्रैक रिकॉर्ड की फिर से बात करेंगे हम, महाराष्ट्र में जो हमने शिवसेना के साथ देखा या फिर एनसीपी के साथ जो देखा, उस सब को लेकर एक बात तो ये चल रही है कि शायद नीतीश को कमज़ोर की जाने की कोशिश है या नीतीश से आगे बढ़ने का प्लान एनडीए का हो सकता है। क्या ये गंध नहीं दिखती है आपको? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि राजनीति में जो महत्वाकांक्षाएं तो होती है, भाजपा हमेशा चाहेगी कि जो गठबंधन में वो पहले नंबर की पार्टी हो, बड़े भाई की भूमिका उसको। ठीक यही जदयू भी चाहती है कि हम जो है एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे हम उभरे। बड़ी पार्टी का मतलब बीजेपी से ज़्यादा हमारी सीटें आएँ, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसके पास सीट होगी तो ड्राइविंग सीट पे वही बैठेगा। ड्राइविंग सीट पे बैठने का मतलब ये नहीं है कि मुख्यमंत्री वही बनेगा, ये क्योंकि पिछली बार नीतीश कुमार तो दूसरे नंबर की पार्टी थी एनडीए में, लेकिन मुख्यमंत्री वही बने। ड्राइविंग सीट का मतलब ये होता है उसके पास थोड़ा सा निर्णय लेने की शक्ति आ जाती है। अब सवाल ये दरअसल नीतीश कुमार की जो स्थिति है उसको आपको समझने की जरूरत है। नीतीश कुमार के पास दोनों ऑप्शन हमेशा खुले रहते हैं। वो चाहे 40 सीट लाएं, चाहे 50 सीट लाएं, चाहे 30 सीट लाएं, चाहे 25 सीट लाएं, उनके पास ऑप्शन दोनों तरफ खुले रहेंगे। यही उनका जो यूटिलिटी फैक्टर है वो महागठबंधन में भी उनको फिट कर देता है और एनडीए में भी फिट बैठता है। तो यही वजह है कि बीजेपी अगर ज़्यादा सीटें लाती है तो ऐसा नहीं है कि नीतीश की मर्जी के खिलाफ बीजेपी सीएम बनाएगी। नीतीश की इच्छा सर्वोपरि होगी। नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, अगर एनडीए जीतता है और अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि बीजेपी रोकेगी नहीं। मतलब ये ऐसी मेरी समझ कहती है, बीजेपी रोकेगी नहीं, बीजेपी नीतीश के खिलाफ नहीं जाएगी। ये अलग बात है नीतीश कुमार को कुछ ऐसी संभावनाएं दिखा करके उनको कुछ ऐसे फार्मूले दे करके उनको कन्विंस कर सकती है। अगर बीजेपी चाहेगी कि हमारा सीएम बने तो नीतीश कुमार के सामने कुछ ऐसे प्रस्ताव रखे जाएंगे जिससे नीतीश कुमार कन्विंस हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा फिलहाल की दृष्टि में ऐसा कोई प्लान नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी लड़ रही है और चूंकि नीतीश कुमार का अपना वोट बैंक है, वो चाहे जिस तरह से रहे, नीतीश कुमार का जो 12 से 14% का अपना वोट बैंक है वो हमेशा से उनके साथ है। महिलाओं का जो वोट बैंक है वो नीतीश कुमार के साथ है, महादलित है। और नीतीश कुमार ही देश के एक ऐसे राजनेता है जो आज सोशल इंजीनियरिंग की बातें होती है ना, जो सामाजिक न्याय की बातें होती हैं, नीतीश कुमार ही एक ऐसे नेता है जिन्होंने धरातल पर उतारा है। पहली बार आपको याद होगा इस देश में बालिकाओं की शिक्षा के लिए अगर पहली बार किसी ने कदम उठाया कि लड़कियां घर से निकलें, वो नीतीश कुमार थे जिन्होंने लड़कियों को साइकिल दिया। जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बच्चियां थी वो पहली बार ऐसी तस्वीरें अखबारों में छपी कि वो बच्चियां साइकिल चलाते हुए गाँव की पगडंडियों से स्कूल जा रही हैं। ये मॉडल बिहार ने दिया और बाद में उसको कई राज्य की सरकारों ने कॉपी किया। तो ये वहाँ से क्या है, एक नीतीश कुमार ने अपनी एक यूएसपी बनाई है। तो बीजेपी भी नीतीश कुमार के यूटिलिटी फैक्टर, उनकी उपयोगिता बिहार की राजनीति में जब तक नीतीश कुमार हैं उनकी एक अपनी उपयोगिता बनी रहेगी। और उनकी उपयोगिता इतनी है कि बीजेपी कभी उनको खोना नहीं चाहेगी फिलहाल। और आज जिस तरीके से गठबंधन की सरकार है, ऐसे में नीतीश कुमार का यूटिलिटी फैक्टर तो और मजबूत है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि नीतीश कुमार के खिलाफ जाकर के बीजेपी कुछ ऐसा करेगी। ये जरूर है कि बीजेपी एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरना चाहेगी ताकि सारे जो है बिसात बिछाने के जो सारे उसके पास हथियार उसके पास हो, निर्णय लेने की शक्ति उसके पास। पिछली बार भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, नीतीश के पास 40+ सीट्स थी, 50 से कम सीटें थी, लेकिन फिर भी नीतीश सीएम बने। तो खुद तो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बने, इसमें बहुत बड़ी कोई बाधा दिखती नहीं है। एनडीए के अंदर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी ही, संभावना इसी चीज़ की है। लेकिन क्या उसकी कोशिश ये भी नहीं होगी कि भाई जो अलाइज हैं या जो अलाई सबसे ज़्यादा कंपटीशन दे सकता है नीतीश कुमार, या जो दोनों खाने में फिट होता है, जैसा आपने कहा नवनीत जी कि नीतीश की पार्टी जो है वो थोड़ा सा 40 से 30 पे आए ताकि उनको कंट्रोल करना, उनको अपनी बातें मनवाना आसान हो जाए। नहीं, बिल्कुल, जैसे ये हो सकता है कि ऐसा अगर नीतीश कुमार कमज़ोर होंगे और उससे क्या है, नीतीश कुमार जाहिर सी बात है जिस तरीके की वो पॉलिटिक्स करते हैं वो पॉलिटिक्स करने की स्थिति में वो नहीं रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ना, एक चीज़ ये भी है कि जैसे ये आप किसी को अगर कमज़ोर करना चाहते हैं तो उसका फ़र्क तो आप पे भी पड़ेगा ना। भाई अगर आप मान लीजिए, जैसे आपके सवाल पे जाते हैं, अगर मान लीजिए बीजेपी नीतीश कुमार को कमज़ोर करना चाहती है, नीतीश कुमार को निपटाना चाहती है, हो सकता है कि दोनों निपट जाएंगे। तो ये राजनीति में तो ऐसा हो नहीं सकता ना। और दूसरी बात यह है कि जो वोटर होता है
अगर आप किसी को निपटा रहे हो, बीजेपी मान लीजिए नीतीश कुमार को निपटा रही है, क्या नीतीश कुमार को वोटर नहीं देख रहा है कि बीजेपी क्या कर रही है? तो ऐसा रिस्क क्यों लेंगे? जब उनको जब एक देखिए बना बनाया मामला है, माहौल है, तो सिर्फ जो है नीतीश कुमार को कमज़ोर करना, देखिए बीजेपी का क्या है, बीजेपी का जो गेम प्लान है वो बिहार में सत्ता में बने रहना है। और जब तक बीजेपी को ये समझ में आ गया है कि बिहार में 3 दल रहेंगे हमेशा, बीजेपी हो गया, आरजेडी हो गया, नीतीश कुमार की पार्टी, जो 2 दल हैं जिसके साथ जाते हैं वो सरकार बन जाती है। यही नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ जाएंगे उधर सरकार बन जाती है, यही नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ जाते हैं इधर की सरकार बन जाती है। तो जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक बीजेपी को पता है कि इनके कंधे पर सवार होकर के हमें सत्ता में भागीदार बने रहना है, बिहार को हमको खोना नहीं है। अगर नीतीश कुमार, ठीक है, नीतीश कुमार जब बिहार की राजनीति में प्रासंगिक नहीं रहेंगे तो बीजेपी जाहिर सी बात है अपना खुल के खेलेगी। इसी क्रम में क्या आपको लगता है कि हम एलजेपी की बात कम कर रहे हैं, या चिराग पासवान की जो भूमिका हो सकती है, या जो भूमिका शायद बीजेपी ने चिराग के लिए तय की हो, जिस तरीके से देख रहे हों, उसको हम कम करके आंक रहे हैं? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि चिराग पासवान को सीटें काफ़ी जो है अच्छी संख्या में मिली है, 29 सीटें काफ़ी होती हैं। और अगर देखा जाए तो एनडीए में अगर केवल नीतीश कुमार की 101 सीटों को जो है अलग कर दें तो करीब 142 के आसपास की सीटें जो है पूरा बीजेपी और अन्य लड़ रहे हैं। अगर 142 में जैसे अगर मान लीजिए ये जैसे अब 243 में 243 पूरी 122 मैजिक फिगर है, तो अगर 142 में से अगर बहुत जो है बम्पर स्ट्राइक रेट हो गया तो ऐसे मतलब तो नीतीश कुमार की जो है वो भूमिका थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी ना, उनके रहने न रहने का दबाव हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार एनडीए में थे नहीं चिराग। हाँ, इस बार एनडीए में शामिल हुए, 29 सीटें पिछली बार चिराग थे नहीं। तो ऐसे में ये जरूर है कि नीतीश कुमार अगर पिछली बार की पोजीशन से भी और अगर कम होते हैं तो उनकी स्थिति पे असर पड़ सकता है। तो फिर बीजेपी अपने सीएम को बनाने के बारे में बीजेपी सोच सकती है, लेकिन फिर वही बात है, नीतीश कुमार को कन्विंस करके करेगी, क्योंकि अभी 2029 का चुनाव भी आपको लड़ना है जी। आगे 2029 का चुनाव भी लड़ना है और बीजेपी सिर्फ बिहार जीतने के लिए जो है पूरे अपने केंद्र की और सारी चीज़ों को दांव पे नहीं लगा देगी। और दूसरी बात ये भी है कि देखिए नीतीश कुमार क्या है, सिर्फ नीतीश कुमार को सिर्फ एक नेता मत समझिए, नीतीश कुमार को 14% वोटों का एक जो है एक बड़ा नेता आप समझिए, क्योंकि उनके साथ एक अति पिछड़ा मतलब अति पिछड़ों के एक झंडा बरदार हैं वो। तो नीतीश कुमार में बहुत सारी एक बिहार की एक ऐसी जनता है जो नीतीश कुमार को में अपना एक रहनुमा खोजती है। तो नीतीश कुमार को अगर आप किसी तरीके से अगर आप उनके कद को कम करते हैं तो उनके वोटर में वो एक गलत संदेश जाएगा। फिर अगर आफ्टर नीतीश अगर उस वोटर को आप अपने पास लाने की कोशिश करेंगे तो वो आपसे दूर भागेगा, उसे लगेगा कि आपने हमारे नेता को खत्म किया है। तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है। और मतलब अगर एनडीए जीतता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली दावेदारी नीतीश कुमार की है। और अगर मान लीजिए कुछ ऐसे समीकरण बनते हैं जिसमें बीजेपी अपना स्कोप खोजती है तो भी वो नीतीश कुमार की इच्छा के अनुरूप ही सीएम बनाएगी। मतलब नीतीश कुमार को कम से कम उस तरीके से साइडलाइन नहीं किया जाएगा जैसे उद्धव ठाकरे को किया गया। बिल्कुल ठीक है। मैं आपके ट्विटर को स्क्रॉल कर रहा था, अमित शाह को लेकर एक बहुत लंबा पोस्ट मैंने देखा, हालांकि बहुत सारी ना इत्तेफाकी मेरी उस पोस्ट से है और होनी चाहिए, डिसएग्रीमेंट्स जो है वो ज़रूरी है लोकतंत्र के लिए। सवाल मेरा ये है कि बीते दिनों जो प्रशांत किशोर साहब हैं, जो एक नए वेव के साथ बिहार में ट्रैवल कर रहे थे, उनको भी बहुत सारी कुछ समझ में आई होंगी चीज़ें जब उनके कैंडिडेट्स को बिठा दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई लोग इसे चाणक्य नीति भी कहेंगे, या कई लोग कहेंगे कि भाई ये तो प्रेशर पॉलिटिक्स जैसा कुछ है। जन स्वराज के कैंडिडेट्स को बिठाना, आपके यहाँ जहाँ जहाँ मतभेद था वहाँ पर लोगों को कन्विंस कर लेना, इस सब के पीछे क्या क्या खेल होते हैं, किस किस तरीके से स्ट्रेटजी डिवाइस की जाती है पार्टी के अंदर? देखिए सर, जैसे क्रिकेट में होता है ना कि स्लॉग ओवर्स में रन आने चाहिए चाहे जैसे आए, तब वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि शॉट को कैसा खेला जा रहा है, ये स्टाइलिश शॉट है या नहीं है, आड़ा तिरछा कैसा भी लग जाता है, रन मायने रखते हैं। उस तरीके से जब चुनाव का टाइम आता है ना तो जो भी राजनीतिक दल है ना वो पूरी कोशिश करते हैं, कुछ लोग सफल हो पाते हैं, कुछ लोग नहीं सफल हो पाते। अब रहा सवाल है, देखिए हर पार्टी वो ये चाहती है कि भाई क्या है, कहीं पे भी हमको किसी ऐसे बागी उम्मीदवार या किसी ऐसे मजबूत उम्मीदवार का हमको सामना ना करना पड़े। तो कई बार जो है वो हर राजनीतिक दल ये कोशिश करता है। अब रही बात प्रशांत किशोर के जो उम्मीदवारों की बात, तो मेरा ये मानना है कि देखिए क्या है, वो
जैसे एक होता है कि भाई अगर किसी को बैठाना होगा तो 243 में सिर्फ 3 पे ही क्यों बैठाएगा? जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जो 3 कैंडिडेट रहे होंगे, कहीं ना कहीं वो कंप्रोमाइज सिचुएशन से उन्होंने कंप्रोमाइज किया। अगर बैठना होगा तो बहुत सारे जो है, अगर बैठना होगा तो बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं। तो हो सकता है कि उम्मीदवार सिलेक्शन भी आपका कमज़ोर रहा हो, कि वो ऐसे लोगों को आपने टिकट दिया जो हालात से जिन्होंने समझौता कर लिया या किसी भी दबाव में वो आ गए। तो सवाल ये है कि इसमें जो है आपके कैंडिडेट सिलेक्शन पे भी सवाल उठते हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए कोई भी पार्टी होगी भाई, वो क्या है, जीतने के लिए मैदान में उतरती है, और जीतने के लिए जितने भी हथकंडे होते हैं, ठीक है, ये वो हथकंडा कितना सही है कितना गलत है क्या है, वो उस पर एक बहस हो सकती है। लेकिन ये राजनीतिक दलों के पैतरे हैं, वो सोचते हैं कि भाई कोई भी कहीं भी अगर सीट किसी को बैठाने से अगर हमारी सीट निकल रही है तो वो पूरी कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक दल, ठीक है, कदम के बारे में डिस्कस हो सकता है कि कितना ये नैतिक है, कितना ये वो है, वो उस पर डिस्कशन हो सकता है। लेकिन ये जब राजनीति में कोई पार्टी उतरती है वो अपना एकमात्र धर्म समझती है कि हमें सिर्फ चुनाव जीतना है। लेकिन राजनीति का मतलब तो केवल चुनाव नहीं होना चाहिए। हाँ, ये आप कह सकते हैं, लेकिन ये है कि चूंकि वर्तमान की जो राजनीति है, जो इसमें एक नंबर गेम है ये। तो चुनाव आप जब लड़ रहे हैं तो आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव है चुनाव जीतना। उसके लिए येन केन प्रकारेण है, जैसे भी आप हासिल कर सकते हैं वो हासिल कर लें। नहीं, ये देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सवाल ये है कि कोई उम्मीदवार है। अब ये है कि जैसे सवाल अब ये नहीं है किस वजह से अगला उम्मीदवार किस वजह से उसने सरेंडर किया। पहले तो वो आधिकारिक वजह अगर आए तो फिर कितना नैतिक है, कितना वो है जो है वो समझा। जैसे मान लीजिए क्या किसी ने पैसा दे करके बैठाया तो वहाँ पे माना जा सकता है कि नहीं ये गलत है। क्या किसी ने जो है किडनैप करके किसी को जो है वो किया तो वहाँ पे माना जा सकता है गलत। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे आप किसी पार्टी के उम्मीदवार हैं, हमने आपसे किया गया जो है आप मत लड़िए, और वजह सामने नहीं आई कि हमने किस वजह से आपको कन्विंस किया, तब तक तो उस पर हम बोल नहीं सकते कि वो नैतिक है कितना नैतिक है। सवाल ये है कि आपने ऐसे कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे किया जिसकी विचारधारा इतनी कमजोर है कि वो किसी के कहने पर बैठ जा रहा है, ये भी तो सवाल है। बिल्कुल ठीक बात है। तो सवाल यह है कि मतलब एक जैसे अगर जो विचारधारा को लेकर के अगर कट्टर होगा, मतलब कट्टरता का मतलब ये है जो अगर किसी पार्टी से जुड़ा है, अगर एक पार्टी इतना उम्मीद जता के आपको टिकट देती है, वो एक तो वैसे टिकटार्थियों की इतनी लंबी लाइन है, उसमें आप टिकट को आपको मिलता है और आप दूसरे के कहने पर अगर बैठ जाते हैं, तो ये तो सवाल ये है कि ये तो पार्टी जिसने टिकट दिया और जिसने टिकट लिया, सबसे ज़्यादा बहस तो उन पर होनी चाहिए। ठीक बात है। सीएम फेस की बात हम लोग कर रहे थे, मैं वहीं से दूसरी तरफ मोड़ना चाहता हूं चर्चा को कि अगर भारतीय जनता पार्टी, आपने कहा ऐसे इक्वेशंस बैठते हैं जिसमें बीजेपी अपना स्कोप ढूंढने लगे, तो बीजेपी के लिए खैर जो कम से कम बीजेपी को कवर नहीं करते उनके लिए तो बड़ा मुश्किल है किसी एक नाम पे कह देना कि शायद बीजेपी इसको एलिवेट करेगी, क्योंकि सारे आकलन जो है वो गलत ही साबित हो पाते हैं। सम्राट चौधरी इस वक्त बीजेपी के सबसे बड़े नेता दिखते हैं बिहार विधानसभा के अंदर। इसके अलावा कोई दिखता नहीं है ख़ास तौर पर। किसी भी राज्य की आप बात करें, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो हरियाणा हो, एक व्यक्ति दिखता है। और अब तो एक एक व्यक्ति को भी लगभग कमतर किया जा चुका है। चाहे वसुंधरा राजे की बात करें हम राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की हम बात करें, या फिर छत्तीसगढ़ की बात करें, तो जो सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप होती है नवनीत भाई, जो आपके बाद संभालेगा, चीज़ों को आगे लेकर जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब भी उम्र के उस पड़ाव पे हैं जहां उनकी रिटायरमेंट की अटकलें भी बहुत सारे लोग लगा रहे थे, तो वो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप बीजेपी में दिखती नहीं है। तो इसको लेकर बीजेपी की स्ट्रेटजी क्या है, किस तरीके से आगे बढ़ती है? देखिए, जो मैं समझता हूँ अभी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रिटायरमेंट की बातें चलती हैं, अभी उसमें कुछ दम नहीं है। पहले भी आपको पता होगा, पहले 75 साल की थ्योरी चल रही थी, वो बकवास थ्योरी थी, वो ऐसा कुछ नहीं था। वो ये जरूर था पार्टी ने 75 साल की नियम जो है, एक कोई ऐसा लिखित नहीं था, एक कुछ ऐसे लोग जिनकी यूटिलिटी कम हो गई थी पार्टी में, जो पार्टी के लिए उपयोगी नहीं साबित हो पा रहे थे, उम्र दराज हो गए थे, जिनमें ऊर्जा की कमी थी, उनको बाहर करने के लिए एक बोला गया कि भाई यहाँ 75 साल से एक मानक है और आपका टिकट 75 साल की वजह से आपका कट गया। लेकिन सवाल ये है कि वो ये फार्मूला कोई सब पे लागू नहीं होगा। चूँकि लगातार 3 बार जो मैंडेट आया है वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आया है, तो जिसके चेहरे पे पूरी पार्टी जीत रही है, आप उसको 75 साल पे कैसे आप कर सकते हैं? 75 साल तो फार्मूला उसके लिए है कि भाई जो उम्रदराज हो चुके हैं, जिनकी पार्टी में यूटिलिटी कम हो गई है, जो अपना चुनाव नहीं निकाल सकते, तो उनको बाहर करो। नई लीडर या तो कम हो चुके हैं या कम कर दी जा चुकी है, ये भी ऐड करना पड़ेगा। नहीं, अगर देखा जाए तो जो इससे पहले के जितने भी 75 साल के फॉर्मूले पे, चाहे कुछ राज्यपाल हटाए गए हो, चाहे लोकसभा के टिकट हुए हैं, तो उनकी पार्टी में यूटिलिटी कमजोर थी। अब रही बात
सेकंड लाइन लीडरशिप के। देखिए सेकंड लाइन लीडरशिप की अगर देखा जाए तो कई नेता जो है आफ्टर मोदी दिख रहे हैं, लेकिन जो मेरा ये मानना है कि 2029 का जो चुनाव है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही होगा। सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए लोग क्या है, लोग प्रधानमंत्री मोदी को उम्रदराज इसलिए जब समझने लगे हैं क्योंकि वो 63 साल में ही वो प्रधानमंत्री बन गए। आज वो 75 साल के हो गए हैं, तो करीब 12 साल से लोग उनको प्रधानमंत्री पद पे देख रहे हैं। तो उन्हें लग रहा है यार जो है ये तो कितने समय से मुख्यमंत्री, कितने समय से प्रधानमंत्री हैं, जबकि आपको पता होगा इस देश में ज़्यादातर प्रधानमंत्री वो 70-71 साल की उम्र में बने हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जब 96 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे वो 71 साल में बने थे। जब दूसरी बार वो फिर बने तो उस समय भी मेरे ख्याल से उनकी उम्र 98 में फिर से बने थे, 73 साल उनकी उम्र थी। मोरारजी देसाई 81 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने। मनमोहन सिंह जी 71 साल की उम्र में तो उनकी पारी स्टार्ट हुई। और भी बहुत सारे, नरसिम्हा राव वो भी 70 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने। और प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी जी की उम्र 75 साल है। तो 75 साल है तो इसका मतलब यह है कि अभी उनके पास समय है। अगर पुराने प्रधानमंत्रियों की उम्र से आप तुलना करें तो अभी उनके पास समय है, क्योंकि वो 63 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे, इसलिए लग रहा है कि बहुत समय उनको हो गया। नंबर एक चीज़ को आपको समझना होगा, इस वक्त नरेंद्र मोदी देश की राजनीति में एक ऐसे चेहरे हैं जो मंडल और कमंडल दोनों को साधते हैं। मंडल पॉलिटिक्स मतलब अगर जाति दृष्टि से देखें तो ओबीसी हैं, तो ओबीसी एक देश में जो है ओबीसी का आधे से ज़्यादा आबादी ओबीसी वर्ग की है, तो ओबीसी की भी अपील है उनके अंदर। दूसरी बात कमंडल की जो देखा, हिंदुत्व, प्रचंड हिंदुत्व के वो एक आइकॉन है। तो मंडल कमंडल दोनों को साधते हैं। आपकी दृष्टि में अगर ये देखा जाए तो कोई दूसरा ऐसा नेता नहीं है जो हिंदुत्व को भी और सोशल इंजीनियरिंग, हिंदुत्व को भी और जाति जो नैरेटिव हो उसको भी साधने की जो क्षमता रखता हो, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। तो आज की दृष्टि में देखा जाए तो बीजेपी में उनका कोई विकल्प नहीं है। एग्जैक्टली मेरा सवाल यही है, और हु आफ्टर मोदी मेरा क्वेश्चन ही नहीं है। सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप की जब मैं बात कर रहा हूँ तो एक सवाल तो ये बनता है, दूसरा पहलू ये भी बनता है, आप अलग अलग राज्यों में विचरण करें, आप राजस्थान जाएं, आप मध्य प्रदेश जाएं, आप छत्तीसगढ़ जाएं, आप हरियाणा जाएं, आपको कोई ऐसा क्षत्रप नहीं दिखता है मजबूत जिसके चेहरे पर आप कह सकें कि पूरा चुनाव लड़ लिया जाए। पहले वसुंधरा राजे थी राजस्थान के अंदर, अब वसुंधरा राजे नहीं है। भजन लाल शर्मा का कद इतना बड़ा नहीं है राजस्थान की राजनीति में जिनके दम पर आप कोई चुनाव जीत सकते हैं। मध्य प्रदेश की आप बात करें, शिवराज सिंह चौहान थे, उनका एक कद था, अपने चेहरे पर उन्होंने चुनाव जीते, चुनाव लड़े और चुनाव जीते भी। और इस वक्त मध्य प्रदेश में उस कद का कोई नेता है नहीं। तो एक पैटर्न सा दिखता है जब हम आउटसाइड व्यू देखते हैं नवनीत जी, कि जो मजबूत क्षत्रप हैं उनको या तो आप ख़त्म करें या फिर उनको किसी और जिम्मेदारी के तहत उस जगह से ले आएं जहां पे वो मजबूत है, जो शिवराज सिंह चौहान के केस में दिख रहा है या वसुंधरा राजे के केस में के जिम्मेदारियों से लगभग मुक्त कर दिया गया। तो इसमें ऐसा लगता है कि कोई दूसरा पावर सेंटर आप डेवलप नहीं होने दे रहे हैं। और आखिरकार इन लॉन्ग रन अगर पार्टी की बात करें, पार्टी को तो नेता चाहिए, और उम्र एक तल्ख हकीकत है, बेशक कम है जो आपने एनालिसिस किया उसके हिसाब से भी कहें, लेकिन आपके पास लोग तो होने चाहिए, आपके पास नेता होना चाहिए। जब आप ये कहते हैं बीजेपी कवर करने वाला पत्रकार कि हाँ इस वक्त मोदी का विकल्प नहीं है, तो ये तो एक कमजोरी की तरह दिखती है। नहीं, मोदी का विकल्प हमने कहा मंडल और कमंडल राजनीति के जो दोनों सिरे हैं, दोनों ध्रुव हैं, उनको साधने के दृष्टि से अगर देखे जाए तो मोदी का विकल्प नहीं है। लेकिन अगर अन्य दृष्टि से देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संभावनाओं से भरे हैं। देखिए गृहमंत्री अमित शाह, उनके अंदर संभावनाएं हैं। योगी आदित्यनाथ जी हों, चाहे देवेंद्र फडणवीस हों महाराष्ट्र के, और भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो सेकंड लाइन लीडर्स में ऐसे हैं जिनमें पोटेंशियल है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, वो तो उस समय के जो सियासी समीकरण होंगे उस दृष्टि से बीजेपी और संघ फैसला लेंगे, भाई पार्लियामेंट्री बोर्ड वो तय करेगा। लेकिन जो आज की दृष्टि से अगर देखे जाए तो 2029 का जो चुनाव है ये तो स्पष्ट है, ये तो पार्टी के बड़े नेता भी कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे। और इसमें भी कोई जो है मतलब कि ये कोई बहुत ही हैरानी की बात नहीं होगी। हो सकता है उसके बाद का भी चुनाव उनके नेतृत्व में हो, क्योंकि अगर आप देखें 29 में वो कितने साल के हो जाएंगे वो करीब 80 के हो जाएंगे। और इसके वो 81 साल में प्रधानमंत्री 81 साल में देश में नहीं देखा है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है वो 81 ईयर्स के हैं। अगर आज खड़गे साहब को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल जाए, क्या वो नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। उनकी भी ऊर्जा देखिए, तो 84 साल तक भी वो रह सकते हैं। तो हो सकता है 34 का चुनाव भी उनके नेतृत्व में हो जाए। तो लेकिन सवाल है कि उस समय क्या पोजीशन रहेगी, कैसी चीज़ें रहेंगी, मोदी जी क्या सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, तो सब पे फॉर्म कैसा रहता है, इस पे फॉर्म कैसा रहेगा। दूसरी बात एक चीज़ और है, एक चीज़ आपने देखा होगा,
भारतीय जनता पार्टी में क्या है, परफॉर्मेंस के आधार पे ही नेताओं की जो आगे का जो भविष्य होता है वो तय होता है। आप देखेंगे भाई, एक टाइम पे अटल जी और आडवाणी जी के चेहरे पर था, धीरे धीरे जो है फिर मोदी जी और अमित शाह जी का एक दौर शुरू हुआ, तो और वो दौर लगातार चल रहा है, लगातार एक एक के बाद एक लगातार चुनाव जीत रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने एक अपने कद को मेंटेन करके रखा है, अपनी एक जो विनिंग कैपेबिलिटी है उसको बना के रखा हुआ है। और जिस तरीके से लगातार आप देखें, जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो पहली बार जो है गठबंधन की सरकार बनी, लगातार 2 बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी। 2014 में 282 सीटें आई बीजेपी के अकेले, फिर इसके बाद 300 प्लस की सीटें आई। ये तीसरी बार गठबंधन की सरकार बनी। लेकिन इसके बाद देखिए, जो भी खामियां थी, चाहे चुनावी रणनीति की स्तर पे खामियां हो, चाहे कुछ फैसले ऐसे सरकार की स्तर से होंगे, उसको सुधारा गया। और फिर बाद में महाराष्ट्र, हरियाणा और ये दिल्ली 3 चुनाव जीत करके मोदी जी अपनी पुरानी जो शक्ति थी फिर वापस उन्होंने प्राप्त कर ली। तो एक बार फिर से उनका जो विजय रथ है वो फिर दौड़ पड़ा है। अब आगे ये देखना होगा, देखिए आगे के जो समीकरण है, जैसे बिहार का चुनाव चल रहा है, बिहार के बाद क्या है, यूपी का चुनाव है जी, इसके बाद 5 राज्यों का चुनाव, बंगाल का चुनाव है। बंगाल, मान लीजिए बंगाल और तमिलनाडु का बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। बंगाल में बीजेपी चूँकि पिछली बार देखा जाए तो 0 से 77 सीटों पर पहुंच चुकी थी, तो बीजेपी को वहाँ पे कोशिश सरकार बनाने की है। अब अगर ये अब उसमें सफल हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। तमिलनाडु में भी बीजेपी को अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में पार्टी वोट प्रतिशत के लिहाज से दहाई में पहुंची, भले सीटें नहीं निकली लेकिन वोट प्रतिशत के लिहाज से पार्टी दहाई में पहुँच चुकी है। वहाँ से इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। तमिलनाडु में भी ये अपना फोकस कर रहे हैं, गठबंधन इन्होंने किया AIDMK के साथ। पिछली बार अगर इन्होंने लोकसभा चुनाव में अगर AIDMK के साथ गठबंधन अगर किया होता तो ये जो है वहाँ पे जो इंडिया गठबंधन था उससे ज़्यादा सीटें इनको मिल सकती थी, क्योंकि वोट शेयर इनका इतना है। लेकिन गलती यह थी कि AIDMK के साथ इनका गठबंधन नहीं हुआ। तो अब चूंकि बंगाल और तमिलनाडु में बीजेपी की सत्ता नहीं है तो ऐसे में उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन 27 में देखें, यूपी के साथ 5 राज्यों का चुनाव है। यूपी, उत्तराखंड हो गया, गोवा हो गया और पंजाब हो गया। तो पंजाब में तो मान लीजिए ठीक है, सरकार नहीं है, ना आने की वहाँ पे गुंजाइश है। वहाँ पे तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में ही मुकाबला है। ये बीजेपी भी इस बात को जानती है कि पंजाब में हम कितनी भी ताकत लगा दें, फिलहाल हमारे लिए वहाँ पे संभावनाएं नहीं है। बीजेपी जो शहरी सीटें हैं वहाँ तक बीजेपी का प्रभाव है। तो आप देखिए, लेकिन यूपी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी के नतीजों से आगे की दशा दिशा तय होगी, क्योंकि लोकसभा में और ये भी है कि देखिए आगे क्या है, यूपी का चुनाव बीजेपी के लिए इसलिए भी जीतना जरूरी है क्योंकि जो प्रेसिडेंट का चुनाव है उसी जुलाई में होना है। अगर यूपी बीजेपी लूज करेगी तो प्रेसिडेंट चुनाव पे भी बहुत फर्क पड़ेगा। यही वजह है कि बीजेपी आने वाले समय में जो है इतने बड़े बड़े जो है चीज़ें होनी है। अब 1 नेशन 1 इलेक्शन जो बीजेपी के एजेंडे में है, ये सब चीज़ें आगे होने वाली हैं। तो ऐसे में बीजेपी की जो आगे की दशा दिशा वो इन बड़े चुनावों पर निर्भर करेगी। बिहार जीतना आपके लिए करो या मरो जैसा है, डू और डाई। यूपी भी जीतना आपके लिए इसी तरीके से है, क्योंकि आपको नंबर गेम को मेंटेन करना है और शायद हर इलेक्शन ही डू और डाई के तर्ज पे लड़ते हैं। बिल्कुल, इसीलिए परफॉर्मेंस ठीक लगती है। ये एक चीज़ आप मतलब बीजेपी से दूसरे राजनीतिक दल सीख सकते हैं। चाहे नगर पालिका का चुनाव हो और चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे ग्राम पंचायत में मान लीजिए पार्टी सिंबल पर, पंचायत इलेक्शन तो पार्टी सिंबल पर नहीं होते, लेकिन वही चाहे पंचायत इलेक्शन हो चाहे निकाय चुनाव हो, वहाँ पे भी तो पार्टियाँ अपना जो है अपने समर्थक उम्मीदवार तो खड़े ही करती हैं। तो वहाँ पे भी पार्टी जिस तरीके से मैनेजमेंट करती है, भाई हमारे इतने जिला पंचायत अध्यक्ष होने चाहिए, हमारे इतने ब्लॉक प्रमुख होने चाहिए, हमारे इतने पार्षद होने चाहिए, उसी तरीके से ये लोग किसी चुनाव में भेद नहीं करते। आप देखिए हैदराबाद का म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव इससे कुछ समय पहले हुआ था, उसमें पूरी गृह मंत्री तक वहाँ पे प्रचार करने चले गए थे। तो ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ा सा बीजेपी को एक जो इलेक्शन मशीन बोलते हैं, इलेक्शन विनिंग मशीन, वो चीज़ें बनाती हैं। तो इलेक्शंस लड़ा कैसे जाए, इलेक्शन कैसा जीता जाए, इसका कुछ फार्मूला क्रैक किया हुआ है। देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज़ है नीरज जी, जो बीजेपी जो करती है जो दूसरे पार्टियाँ क्यों नहीं करती, और यही फ़र्क है। बाद में वो कहते हैं कि वोट चोरी हो गया, ये चोरी हो गया, वो हो। जैसे मान लीजिए अभी तो साक्ष्य भी दिए हैं। हाँ, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कोई गांव है, गांव का कोई बूथ है, बीजेपी जब चुनाव नतीजे आते हैं, मान लीजिए उसको लगा कि 50 बूथों पे हम हार गए हैं, तो वो जिस दिन नतीजे आए उसी दिन के बाद से उसकी रिपोर्ट आती है। इसके बाद ये तय करते हैं कि भाई इस बूथ पे, मान लीजिए बूथ नंबर 1 पे हम 50 वोटों से हारे हैं, तो वो देखेंगे जनसंख्या कितनी है। अब वो 50 वोट हमारे पास कैसे आए, जो 50 वोट से हम हारे हैं, ये क्या करते हैं, अपने जो भी पन्ना प्रमुख होते हैं, जो भी इनका बूथ प्रभारी होता है, उसको टारगेट सौंपते हैं। ऐसा है
हमारा अगर कोर वोटर है, देखो ये है कितने कोर वोटर हमसे जो हम वोट नहीं किए हैं, उनसे मिलो, उनके साथ चाय पियो, उनको बड़े नेताओं के साथ उनकी फ़ोटो खिंचाओ, उनको मिलवाओ, उनको पार्टी कार्यक्रमों में लेके जाओ। अगर योजना का लाभ नहीं मिला है, अगर मकान का लाभ नहीं मिला है, उसको आवास दिलाओ। अगर उसकी पेंशन नहीं बनी हो, उसकी पेंशन दिलाओ। और इसके बाद किसी न किसी तरीके से वो 50 लोगों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगले चुनाव में वो जब 50 लोग करते हैं तो पार्टी उस बूथ को जीत जाती है। इस तरीके से जो माइक्रो मैनेजमेंट होता है, इस तरीके से ये कोशिश करते हैं कि मान लीजिए एक बूथ पे 100 वोट है, तो पहले ये देखते हैं 100 वोट में इस पार्टी का कितना है, इस पार्टी कितना, इस पार्टी का कोर वोटर्स किसके कितने हैं वो देख लेते हैं। प्लस जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं, जो किसी पार्टी विशेष के वोटर्स नहीं है, जिनको आप कन्विंस कर सकते हैं, उस पर फोकस करते हैं। तो वहाँ से क्या है, जो भी तरीके आजमाए जाते हैं कि उनको चाहे योजनाओं का लाभ दे करके उनको लेके आना हो, चाहे उनके साथ बैठक बाजी करके, उनको थोड़ा सा इमोशनल वो करके, उनको बहुत सारे देश दुनिया की बातें करके उनको कैसे जो है पार्टी के पक्ष में लाया जाए, इस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं। और ये काम आप देखेंगे हमेशा पूरे 12 महीने चलता है। आपको याद होगा, जैसे आप देखते होंगे, पार्टी अपने भाजपा एक ऐसी पार्टी जो अपने कार्यकर्ताओं को कभी खाली नहीं छोड़ती। जैसे ही एक कार्यक्रम होगा, दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आएगी, तो ये है कि आप अस्पताल में जाइए, केले बांटिए, सेब बांटिए। अंबेडकर जयंती आएगी तो आप साफ सफाई करिए, जो है जो दलित बस्तियां हैं वहाँ पे जाइए, साफ सफाई करिए। अब जब भाजपा के कार्यकर्ता झाड़ू उठा करके मान लीजिए किसी बस्ती में जाएंगे, तो क्या वहाँ के लोगों को लगेगा यार यही पार्टी के लोग तो कार्य कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मान लीजिए, ऐसा नहीं है कि सारे लोग भी भाजपा को वोट करने लग जाएंगे, लेकिन दो चार लोग भी अगर आ गए, या मान लीजिए जैसे कहीं किसी और कोई और कार्यक्रम हुआ, तो लगातार, जैसे कोरोना का काल में पार्टी ने काम किया, ये लगातार जैसे तमाम जयंतियां हैं, जो महापुरुषों की जयंतियां हैं, उस बहाने ये लोगों से जो है एक कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि देखिए, एक सबसे बड़ी चीज़ है कि मोदी जी के देश की राजनीति में आने के बाद से जो पॉलिटिक्स थी ना, पहले यह पार्ट टाइम पॉलिटिक्स होती थी। जैसे हम लोगों को भी याद है, जैसे जब बचपन में होते थे, जब चुनाव होता था उसी समय नेता लोग दिखते थे, पार्टियां उसी समय बैनर पोस्टर सब ये देती था। अब क्या होता है कि उन्होंने पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से फुल टाइम कर दिया है, अपने कार्यकर्ताओं को लगा दिया है, 24/7 कर दिया है। अब जो मंडल अध्यक्ष, पहले तो इन्होंने एक सेटअप बना दिया है कि भाई जो है बूथ प्रभारी से लेकर के मंडल अध्यक्ष तक जो है कर दिया, एक पूरा है। आज क्या है, उन्हें मीडिया की जरूरत क्यों नहीं होती, इसलिए अगर कोई भी मैसेज देने की ज़रूरत है, दिल्ली से कोई मैसेज देना है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं, एक विदिन मिनट्स वो जो है उनके बूथ तक पहुंच जाता है। चाहे वो बिहार का बूथ हो, चाहे वो झारखंड का बूथ हो, चाहे वो उड़ीसा का बूथ हो। पहले क्या होता था कि भाई अखबार में खबर छपती है कि ये जो है भाजपा ने निर्णय लिया है, ये है, तो वो फिर पहुंचता है। आज वो व्हाट्सएप में डाल रहे हैं, और चूंकि उनका एकदम बूथ लेवल तक पूरा मशीनरी कनेक्ट है, राष्ट्रीय टीम ने प्रदेश टीम को भेजा, प्रदेश टीम ने क्षेत्र को भेजा, क्षेत्र ने जिले को भेजा, जिले ने मंडल को भेजा, मंडल ने बूथ को भेजा, तुरंत मैसेज सर्कुलेट हो गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मान लीजिए बीजेपी प्रेसिडेंट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है, मान लीजिए बिहार के किसी जिले के कार्यकर्ताओं से मिलना है, तुरंत यहाँ पे पार्टी ऑफिस में बैठे वो सारे मंडल अध्यक्ष अपना मोबाइल खोल करके बैठे, सीधे तुरंत उन्होंने जब मन किया संवाद किया। तो ये सब सारी चीज़ें जो ऐसी हैं, तो कम्युनिकेशन सेटअप बहुत कम्युनिकेशन सेटअप प्लस बूथ मैनेजमेंट। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए, आप इसलिए नहीं जीतते हैं कि आपके समर्थकों की संख्या कितनी है, आप इसलिए जीतते हैं कि आपने अपने विरोधियों को कितना अपना बनाया। इससे फर्क पड़ता है, क्योंकि देखिए, कांग्रेस का भी वोटर तो लगभग सबका बेस वोट तो जो है हर पार्टी का अपना वोट होता है ना। आरजेडी का अपना वोट है, बीजेपी का अपना वोट है, कांग्रेस का अपना वोट है, समाजवादी पार्टी का अपना वोट है, बसपा का अपना वोट है। तो सबके पास कोर वोट बैंक है, बेस वोटर सबका है, बेस वोटर तो सबका है, हर पार्टी का अपना वोट है, किसी का जाति में वोट है, किसी का विचारधारा के आधार पर वोट है। लेकिन वो जीतता तब है ऐसे लोगों को अपने साथ ला करके जो हवा के साथ बहते हैं, चाहे वो मुद्दों के आधार पर बहते हों, चाहे वो इमोशनल इशू पे बहते हों, चाहे वो किसी विकास कार्य से प्रभावित होते हैं। जो ऐसे वोटर हैं, जो फ्लोटिंग वोटर्स जिनको बोले जाते हैं, जो हवा के साथ बहते हैं, कभी आपके साथ चले गए आपको पसंद करके, कभी इनके साथ चले गए, तो वो जो न्यूट्रल वोटर बोले जाते हैं, जो किसी पार्टी विशेष से जिनका कोई वफादारी नहीं होती है, ऐसे लोगों को जब आप अपने साथ लाते हो, या तो आप ऐसे लोगों को अपने साथ लाइए, या तो विरोधी वोट बैंक में आप सेध मारिए, तो आप जीत जाते हो। वही जैसे अगर यूपी का एग्जांपल आप देखें, वही समाजवादी पार्टी जब फ्लोटिंग वोटर्स को, जब न्यूट्रल वोटर्स को अपने साथ ला देती है, दूसरी जातियां जब जुड़ जाती है, वो जीत जाती है। वही बसपा जब ये काम करती थी, ब्राह्मणों को और अन्य जातियों को वो लाती थी, वो जीत जाती थी। वही काम बीजेपी ने कर दिया, और बीजेपी ने इतने ज़बरदस्त तरीके से कर दिया
कि वो लगातार जीत रही है, क्योंकि बीजेपी के पास एक हिंदुत्व का एक ऐसा फेविकोल है जो सारी जातियों को एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है। लोग जाति भूल जाते हैं, तो वो लगातार है, क्योंकि जाति कार्ड क्या होता है हमेशा नहीं चलता है, लेकिन हिंदुत्व एक ऐसी चीज़ है जो सब में अपील करती है, चाहे वो अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, वो दलित हो, वही एक ऐसी मतलब अगर आपका कम्युनिकेशन सॉलिड रहा तो आप उस फेविकॉल आपने बोला ये जोड़ सकते हैं तमाम लोगों को। बिल्कुल। इसके अलावा आपने माइक्रो मैनेजमेंट की बात की, आपने बूथ मैनेजमेंट की बात की, आपने कम्युनिकेशन चैनल की बात की। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं, और मीडिया आपने हालांकि कहा कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ज़रूरत पड़े ना पड़े, मीडिया का एक बड़ा तबका जो है कार्यकर्ता की तरीके से काम कर रहा है। वो देखिए मीडिया की अपनी भूमिका है। मैंने ये कहा कि बीजेपी को अब जरूरत नहीं है। बीजेपी ने एक ऐसा अपना स्ट्रांग सेटअप बना रखा है कि आज उसे अपना मैसेज अपने कार्यकर्ताओं तक मैसेज देने के लिए किसी दूसरे माध्यम की जरूरत नहीं है। निर्भरता खत्म है, आत्मनिर्भर, हाँ आत्मनिर्भर हो गए हैं, उनका अपना एक मैकेनिज्म है। लेकिन अब इसमें जो एक सवाल है, और मैं आखिरी तरफ इस चर्चा को अब मोड़ते हुए उस सवाल पे जाना चाहूँगा कि आत्मनिर्भरता तो बढ़ी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बढ़े, और कई लोगों ने आत्मनिर्भरता जो थी वो डेवलप करने की कोशिश की, यानी कि ट्रेडिशनल मीडिया से शिफ्ट हुए, सोशल मीडिया पे आए। सोशल मीडिया पे कमोबेश कंट्रोल आपका होता है कि आप क्या प्रोपेगेट करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। बीते दिनों इंस्टाग्राम पे कांग्रेस सबसे बड़ी फॉलो की जाने वाली पार्टी बनी। अब एक IT एक्ट अमेंडमेंट्स की बात बार बार की जाती है, नए प्रोविजंस ऐड हुए हैं जिसमें कहा गया है कि जो DGP लेवल का ऑफिसर है या फिर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के जो ऑफिसर हैं, उन्हीं के कहने पे कंटेंट रिमूव किया जा सकता है। ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट के साथ कितना अलाइंड होकर काम करती है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो ये IT एक्ट अमेंडमेंट्स में जो नए प्रोविजंस ऐड किए गए हैं नवनीत जी, क्योंकि कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं हम दोनों, बिल्कुल, तो इसका जो इम्पैक्ट है उसे आप कैसे देख रहे हैं, और क्या इस अमेंडमेंट के पीछे भी, IT एक्ट अमेंडमेंट के पीछे भी बीजेपी का कोई गेम प्लान है कम्युनिकेशन को लेकर? देखिए इसमें जो ये अभी अधिसूचना जारी हुई है, IT रूल्स 2021 का जो बना था जी, तो इसमें अभी 2025 में ये अधिसूचना जारी हुई है। इसमें क्या था, पहले जो रूल्स था ना उसमें ये लिखा हुआ था कि वरिष्ठ अफसर के आदेश पे जो भी अनुचित या अवैध कंटेंट होगा उसे सोशल मीडिया जो भी प्लेटफॉर्म से उनको हटाना होगा। लेकिन उसमें ये परिभाषा दी नहीं गई थी वरिष्ठ जो अफसर होगा वो किस स्तर का होगा। तो जो अभी अमेंडमेंट है इसमें उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो अगर जो अधिकारी होगा वो किस स्तर का होगा, क्योंकि पहले ये जो है ये स्पष्ट नहीं था कि वो अधिकारी कौन होगा, वो जो स्पेशल सेक्रेटरी लेवल का हो सकता है, डायरेक्टर लेवल का हो सकता है, या किस लेवल का होगा, भाई वरिष्ठ अधिकारी की परिभाषा क्या है जी। तो इन्होंने जो ये संशोधन किया इसमें अब ये है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी जो कि सीनियर IAS होता है, और इसके अलावा अगर पुलिस से जुड़े मामले हैं तो उसमें DIG लेवल का व्यक्ति, DGP लेवल, हाँ, नहीं DGP नहीं, DIG, DGP नहीं, DIG लेवल का ज्वाइंट सेक्रेटरी और DIG लेवल, इस लेवल के अधिकारी ही किसी URL या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो भी ऐसे अनुचित कंटेंट हैं उसको हटाने का आदेश दे सकते हैं। लेकिन साथ ही उसमें एक और व्यवस्था की गई है, जैसे ये भी गुंजाइश हो सकता है कि भाई कोई अधिकारी जो है गलत तरीके से किसी भी कंटेंट को हटवा दे, तो उसमें है जितने भी आदेश वो देंगे उसकी हर महीने समीक्षा होगी कि किस अधिकारी ने कौन कौन से कंटेंट को हटाने के लिए आदेश दिया है, क्या सच में वो हटाए जाने जरूरी थे या कानूनी आधार क्या है, वो सब कानूनी आधार क्या है, तो उसका बाकायदा उनको जो है अगर हटाने का आदेश देते हैं तो बाकायदा उसका कारण उनको बताना होगा, और प्लस उसका डेटा रखेंगे, और हर महीने जो भी डेट होते हैं करेंगे, कोई सेक्रेटरी लेवल का एक अफसर उसका रिव्यू करेगा। अगर उसे ये लगता है कि ये कंटेंट मतलब गलत तरीके से हटाया गया तो जो भी यथोचित जो भी एक्शन उसको लेना होगा वो ले सकता है। तो एक चेक्स एंड बैलेंस की भी वहाँ पे व्यवस्था रखी गई है। अब रही बात कि ये अचानक से संशोधन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, अब इसमें सरकार का ये तर्क है कि नंबर एक जो मैंने पहले बताया कि ये तर्क है कि भाई पहले क्या है, किसी अधिकारी की परिभाषा नहीं थी, कोई भी अधिकारी, भाई जब वरिष्ठ अधिकारी में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं तो उसमें कौन दे पाएगा, तो थोड़ा नैरो डाउन किया जाए, स्पेसिफाई किया जाए। उसको कम से कम ये हो गया कि ज्वाइंट सेक्रेटरी और DIG ये सीनियर अफसर होते हैं, और कम से कम इनका एक कद इतना होता है कि हर कोई इनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। एक इनकी जो है एक चूंकि सीनियर अफसर होते हैं, हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई नहीं कर सकता, सरकार कर सकती है। नहीं, अब उसी पे मैं आ रहा हूँ कि इन तक एक तो मतलब कि हर कोई रीच नहीं कर सकता। अब सवाल ये है कि ये करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपको पता होगा बहुत सारी चीज़ें जैसे डीप फेक, AI, और जिस तरीके से चाहे वो इलेक्शन के टाइम हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ट्रेन में कोई महिला बैठी हुई है, अभी आपने देखा होगा कि उसके वीडियो बना के लोग वायरल कर दे रहे हैं। कहीं पे भी कोई है, कोई जैसे किसी का भी बिना उसकी इजाज़त लिए भी बहुत सारी तस्वीरें हैं,
और आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी भी हैं जिनकी आवाज़ में कोई वो दवा का प्रचार कर रहे हैं कि जैसे अभी रजत शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ, वो कोई दवा बेचते हुए दिख रहे थे कि ये दवा हमने खा लिया चमत्कार हो गया। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एक बड़े समाज पे जो है इन्फ्लुएंस जो करते हैं, तो उनकी आवाज़ में किसी ने कहा कि शेयर मार्केट लीजिए, इससे हमने करोड़ों कमा लिए हैं, जबकि वो बेचारा कोई ऐड ही नहीं कर रहा है, लेकिन AI के उसकी आवाज़ में ऐसे तमाम ऐड आ रहे थे। तो इन सब चीज़ों को लेकर के ये था कि भाई एक थोड़ा सा संशोधन इसको होना चाहिए ताकि ये DIG और उधर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल से ये चीज़ें हो सके। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसका मिसयूज हो सकता है? हाँ, क्योंकि ये तो आधिकारिक बयान था जो आपने बताया, अब इसको डिकोड करिए। अब सवाल उठता है कि क्या इसका मिसयूज हो सकता है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जितने भी कानून देश में बने हैं, मिसयूज की आशंका से हम इनकार नहीं कर सकते, कोई भी नहीं इनकार सकता। देश में चाहे दहेज कानून से लेकर के जितने भी कानून बने हैं, कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग तो होता ही है। अब सवाल ये है कि जो चेक्स एंड बैलेंस की व्यवस्था है, अगर मान लीजिए ठीक है कोई अधिकारी या मान लीजिए सरकार के लेवल से या शासन के लेवल से गलत तरीके से कंटेंट हटाने की कोशिश होती है, तो कानून के दरवाजे तो खुले हैं, कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। बहुत, आपको भी याद होगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके कंटेंट को हटाया गया, बाद में रिस्टोर भी हुआ, वो उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और बाद में ये लगा कि नहीं, जो है ये कंटेंट नहीं हटना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला बनता है, तो उस पर कोर्ट ने फिर कोर्ट के आदेश पे फिर से बहाल हुआ। किसी बहुत सारे लोगों की यूट्यूब चैनल ब्लॉक हुए थे, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो हमारे कहने मतलब ये है कि सिर्फ इस आधार पे जो है कोई सरकार बैठी नहीं रह सकती कि इसका दुरुपयोग हो जाएगा। तो सरकार, चूंकि जवाबदेही भी सरकार की है, तो सरकार को तो करना पड़ेगा। अब ये अलग बात है कि अगर मिसयूज होता है तो जाहिर से बात, मिसयूज का विरोध भी लोगों को करना चाहिए। अगर कहीं मिसयूज होता है तो अगर तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, वो तो उनके पास राइट्स है। ठीक है, हथियार बनाया गया, वो हथियार जानवरों को भगाने के लिए खेतों से प्रयोग होगा या इंसानों को मारने के लिए, वो तो प्रयोग करने वालों के ऊपर ये तो प्रयोग करने वाले के विवेक पे और उसकी नैतिकता पे निर्भर करता है। या फिर बाबा साहब अम्बेडकर का वो फेमस कोट जिसमें उन्होंने कहा कि नो मैटर हाउ गुड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज, जब तक इसे अंगीकृत या जब तक इसे इम्प्लीमेंट करने वाले लोगों की नीयत ठीक नहीं होती तब तक संविधान। बिल्कुल, देखिए जैसे जो देखिए हर कानून अच्छा है, लेकिन कानून का प्रयोग कौन कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, किस इंटेंशन से कर रहा है। मान देखिए, जैसे आप देखें दहेज कानून, उसके पीछे यही था कि एक टाइम ऐसा था जब दहेज के लिए बेटियों को जला दिया जाता था, वो हो जाता था। लेकिन बाद में आपने देखा कि दहेज कानून हथियार बन गया, किसी को भी फंसाने का, पूरे परिवार से लेकर रिश्तेदारों को फंसाने का। तो अब वहाँ पे देखिए, कानून तो अच्छा है, कानून का मकसद तो नेक था। कानून का मकसद ये था कि कम से कम एक डर लोगों में पैदा हो। लेकिन जब आपने उस कानून को हथियार बना करके निर्दोष लोगों को फंसाना किया, तो वहाँ जो कानून की मंशा थी वो धूमिल हो गई। तो ये तो वही जो आपने कहा कि कानून क्या है, कानून का पालन कैसे किया जाता है, पालन कौन करता है, उसका इंटेंशन क्या है, उसका इरादा क्या है, उस पर निर्भर करेगा। और लेकिन इस आधार पर हम ये भी नहीं कह सकते कानून बनने ही नहीं चाहिए। ये भी बात है, बिल्कुल ठीक बात है। मतलब ज़लज़लों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें, तो घर तो बनेगा ही। उसका पालन कैसे होता है, किस तरीके से उसे बरता जाता है, ये बात ज़रूरी है और ये देखे जाने वाली चीज़ है। अगर गलत तरीके से बरता जाता है तो अल्टीमेट जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, वो नागरिकों के पास हैं, वो उतरे सड़क पर आवाज़ बुलंद करें, कहें भाई गलत कर रहे हो, तो वापस भी लिया जाएगा। कम से कम लोकतंत्र और संविधान ये बात कहती ही है। एक बात जो मैं ऐड करना भूल गया था या रह गई थी हमारी चर्चा के बीच में, वो ये कि आपने कहा एक सवाल के जवाब में कि नीतीश कुमार इकलौते ऐसे नेता दिखते हैं जो सामाजिक न्याय के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हुए दिखते हैं। लेकिन उसी राज्य बिहार से ही हम बात करें तो लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक न्याय की जो लड़ाई शुरुआती दिनों में भी लड़ी, जिस तरीके से स्कूल की बात आप कर रहे थे लड़कियों की, तो स्कूल में कम से कम वंचित तबकों के बच्चों का प्रवेश करवा पाने के लिए चरवाहा विद्यालय का पूरा कॉन्सेप्ट लालू यादव जो लाए, तो सामाजिक न्याय के क्षेत्र में मेरे हिसाब से जो काम लालू यादव ने किया है उसे भी कमतर करके नहीं आंका जा सकता है। नहीं, देखिए हर किसी का अपना एक योगदान होता है और मैं किसी एक के योगदान को कमतर नहीं आंक रहा हूँ। लेकिन जब तुलना करेंगे आप, देखिए बहुत सारे लोग जो परिवार ये सामाजिक न्याय की बातें करते हैं ना, उनका सामाजिक न्याय परिवार से शुरू होता है और परिवार पे ही ख़त्म हो जाता है। आज आप देखिए जितने भी आप मतलब इस बिहार में, यूपी या बहुत सारे स्टेट में आप देखेंगे वो सामाजिक न्याय की बातें करेंगे, लेकिन उनके लिए फैमिली फर्स्ट होता है। लालू जी और नीतीश कुमार को देखा जाए तो एक दौर के दोनों लोग मतलब दोनों लोग मित्र रहे, एक दौर में सब जेपी आंदोलन से निकले नेता रहे। लेकिन आप देखें नीतीश कुमार चाहते तो अपने बेटे को कब का वो डिप्टी सीएम बना के इस्टेब्लिश कर सकते थे राजनीति में, लेकिन उन्होंने फिलहाल अपने बेटे को राजनीति से दूर रखा है। पहले बहुत अटकलें लग रही थी, वो इस सीट से चुनाव लड़ेंगे, उस सीट से लड़ेंगे, तो ऐसी फिलहाल कोई स्थिति सामने नहीं आई है। दूसरी तरफ लालू यादव जी
वो जब राजनीति से वो सक्रिय राजनीति से वो दूर हुए तो उन्होंने अपने बेटे को तब तक वो इस्टेब्लिश उन्होंने कर दिया डिप्टी सीएम बना के। आज उनकी पूरी जो बागडोर है वो उनके बेटे तेजस्वी के हाथ में है। उनकी बेटी भी सांसद है। नीतीश कुमार के परिवार में उनका एक बेटा है, उसको भी उन्होंने राजनीति से दूर रखा है। तो जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन मैं नेपोटिज्म की जब भी बात आती है ना, तो पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा इत्तेफाक रख नहीं पाता इन बहसों से, क्योंकि एक माहौल होता है। दूसरी बात, जैसे अमूमन ये देखा जाता है आईएएस का कोई परिवार है, उसके बच्चे जो हैं, क्योंकि उसके पास माहौल वैसा है, उसके पास संसाधन वैसे हैं, वो आईएएस के एग्ज़ाम्स की तैयारी करता है। ज़्यादातर बच्चे आप जो देखेंगे, डॉक्टर है, अगर कोई पेरेंट्स डॉक्टर हैं तो उसके बच्चे उस फील्ड में जा पाते हैं, क्योंकि उसके इर्द गिर्द का माहौल ही वैसा है। उसी तरीके से अगर किसी राजनेता के परिवार में कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके इर्द गिर्द का माहौल भी तो वैसा ही होगा, तो वो राजनीति में जाएगा। अब वो ठीक साबित होता है, गलत साबित होता है, अंतिम निर्णय तो जनता को करना है, और वो जनता कर रही होती है। दो चीज़ें हैं। आपका बिल्कुल ये कहना सही है कि नेता का पुत्र होना कोई गुनाह नहीं है, या किसी जो है बड़े बाप का बेटा होना यह गुनाह नहीं है। ये तो व्यक्ति के अपना वो है। लेकिन सवाल ये है ना कि जब आप किसी भी ऐसे जो है व्यक्ति के अगर आप घर में जन्म लेते हैं तो ये देखा जाता है कि आपको भी क्या उन कार्यकर्ताओं की तरह जो है पार्टी के प्रति आपने कुछ कार्य किया जिसके जो है बदौलत आपने अपनी यूटिलिटी साबित करके आप उस पद पे पहुंचे, या डायरेक्ट पैराशूट से जो है आपकी कि बड़े बाप का बेटा राजा का बेटा राजा वाला स्थिति है। आपने देखा होगा कि जैसे बहुत सारे जैसे जो डॉक्टर से आपने तुलना की है, देखिए जो डॉक्टर का बेटा होगा तो भी कंपटीशन तो कम से कम वो देगा ना। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैंने कहा हमारा बेटा हुआ, मैंने कहा आज से बेटा तुम हॉस्पिटल संभालोगे, लेकिन कम से कम नीट वूट तो वो क्लियर करेगा ना। ठीक है, ये आप कह सकते हैं भाई डॉक्टर हैं, डोनेशन से सीट आपने खरीद लिया, लेकिन तब भी नीट तो आपको जो है क्वालिफाई करना होगा ना। एक बेसिक आपके अंदर जो है वो चीज़ें होंगी। मैं देखिए, मैं तेजस्वी या किसी के बेटे की क्षमताओं पर मैं वो सवाल नहीं खड़ा कर रहा। तेजस्वी में क्षमता है, अगर देखा जाए नेता पुत्रों में, बहुत सारे नेता पुत्रों में काफी संभावनाएं बने हैं। क्षमताओं पे मैं प्रश्न चिन्ह नहीं करता, लेकिन जब बात संघर्षों की होगी, जब बात एक दौर से निकले दो नेताओं में तुलना की होगी, तो वहां नीतीश लालू पे 20 पड़ेंगे। नंबर 1 सबसे बड़ी चीज है लालू यादव। देखिए लालू यादव एक ऐसे नेता थे, देखिए अब फिर बहस बड़ी डिरेल हो सकती है। नहीं मैं कह रहा लालू यादव, देखिए नंबर 1, देखिए वो परिवारवाद में फंसे हैं, उनके खिलाफ करप्शन के केसेस चल रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार का इतना लंबा कार्यकाल रहा, एक तो परिवारवाद का कोई दाग नहीं है, करप्शन के भी छींटे नहीं है। ठीक है, उनकी पार्टी के नेताओं पे चल रहे होंगे, या उनकी पार्टी के नेताओं में उन पे आरोप लग सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार पे व्यक्तिगत कोई आर्थिक या चारित्रिक इस तरीके का कोई ऐसा आरोप फिलहाल मामला। वैचारिक प्रतिबद्धता भी एक मायने रखती है, और नीतीश कुमार की वैचारिक प्रतिबद्धता हमेशा कटघरे में रही कि आपकी विचारधारा है क्या। आप एनडीए के साथ हैं या फिर राजद के साथ हैं, आप बीजेपी के साथ ओके हैं, या जो आपने कहा कि किसी भी खाके में सेट हो सकते हैं। दोनों का राजनीति का पैटर्न ही बिल्कुल अलग है। लालू यादव जहां कहते हैं कि भाई हम कम्युनलिज्म किसी भी तौर पे बर्दाश्त करेंगे ही नहीं, लालू यादव वो राजनेता जो आडवाणी के रथ को बिहार के अंदर रोक देते हैं। नीतीश उनके साथ भी ओके हैं, और नीतीश उस पार्टी के साथ भी ओके हैं जो पार्टी कहती है कि हम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, हम झंडा बरदारी करते हैं। तो वैचारिक प्रतिबद्धता की जब बात आएगी तो नीतीश वहाँ कमतर दिखते हैं। देखिए सवाल एक वैचारिक प्रतिबद्धता की बात जो है, सवाल ये है, देखिए नीतीश कुमार की वैचारिक प्रतिबद्धता क्या है। नीतीश कुमार की वैचारिक प्रतिबद्धता है जो उनका अति पिछड़ा वोटर है, एक तो उसके हक की आवाज़ बुलंद करना, दूसरा बिहार की बेहतरी करना। अब सवाल ये है कि वो चाहे उनके साथ रह के करें, चाहे सवाल ये है कि वो जिसके साथ जाते हैं क्या वो अपना एजेंडा पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या अपने एजेंडे से वो टच से मस हो रहे हैं, क्या वो अपने एजेंडे से समझौता कर रहे हैं। अगर आरजेडी के साथ जा रहे हैं तो क्या वो आरजेडी के एजेंडे को बढ़ा रहे हैं, तो वहां माना जाएगा वो विचारधारा से समझौता कर रहे हैं। अगर वो भाजपा के साथ जा रहे हैं और अगर भाजपा के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं तो माना जाएगा कि भाई ठीक है, उनकी जो विचारधारा है ये तो भाजपा के लिए टूल बन गए। लेकिन अगर दोनों के साथ रह करके भी वो अपने एजेंडे को बढ़ा रहे हैं, ये तो सयानापन हुआ किसी नेता का, सयानापन है। अब एक आखिरी कमेंट मैं आपसे ले लेता हूँ, क्योंकि बीते 5 सालों में और नीतीश कुमार के बारे में मेरी किसी से बात हो रही थी, उनके करीबी से, उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार इस देश के इकलौते नेता ऐसे हैं जो 5 स्टार कल्चर से आज तक दूर रहे हैं। उन्हें कभी आपने डिनर पार्टी करते हुए नहीं देखा, कोई पार्टी की मीटिंग्स 5 स्टार होटलों में कभी उनको करते नहीं देखा। यहाँ तक कि अब पता नहीं सच है, वो कभी 5 स्टार होटल में रुकते नहीं। और एक बार एनडीए के किसी बहुत पहले, मतलब ये मेरे ख्याल से 2010 में कोई डिनर पार्टी थी, वो रख दी गई थी किसी पटना के किसी बड़े होटल में, तो उन्होंने तुरंत इनकार कर दिया कि नहीं मैं होटल में नहीं जाऊँगा, हमारे घर पर पार्टी करो। तो इस तरीके के नेता बिरले हैं जिन्होंने सच्चे में अगर देखा जाए तो ठीक है,
बहस हो सकता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं भाई तब के नीतीश कुमार अलग थे, आज के नीतीश कुमार अलग हैं, लेकिन वो व्यक्ति, मेरा ये निजी मानना है कि समाजवाद को वो व्यक्ति सही तरीके से वो जीने वाला व्यक्ति है, और ये बहुत दुर्लभ है। जितने भी समाजवाद के आप जितने भी आप समाजवादी पार्टियों को आप देखेंगे, सभी लोगों ने पहला जो टिकट होता है घर में बढ़ता है, इसके बाद जो बचता है बाकी में बढ़ता है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ ऐसा कुछ नहीं है। घर नहीं तो बंटवारे वाली बातें नहीं आती है, बेटा है वो राजनीति से दूर है। एक सवाल और आखिरी, मैं इस पर कमेंट भी आपसे चाहूँगा कि बीते 5-6 सालों में ही मैंने 2 अलग अलग दलों के साथ नीतीश को देखा, और जब तेजस्वी के साथ उन्होंने सरकार बनाई और जो चलाई छोटी सी अवधि के लिए, उसमें बहुत सारे ऑफ़र लेटर बांटे गए, बहुत सारी नौकरियाँ दी गई। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए नौकरियाँ नहीं दे पाते, इसे आप क्या कहते हैं? एजेंडा किसका था? नीतीश का? अगर नीतीश का एजेंडा आरजेडी के साथ पूरा होता है तो बीजेपी के साथ पूरा क्यों नहीं होता? नहीं, अब देखिए सवाल ये है कि जो नौकरियों की बात है कि भाई देखिए तेजस्वी डिप्टी सीएम थे और वो सीएम थे, और ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव अगर नौकरी बांट रहे हैं तो डिप्टी सीएम की इतनी हैसियत हो सकती है, अगर मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा तो वो करेगा, और अगर मुख्यमंत्री को करना होगा तो वो तो जो है, अगर जैसे जो भी नौकरियों की वो ऑफर लेटर की बात है, तो भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो चीज़ें बटी, तो मुख्यमंत्री को भी क्रेडिट उसमें जाना चाहिए। बिल्कुल जाता। अब सवाल ये है कि बीजेपी के साथ वो नहीं करते। अब देखिए क्या होता है, वैकेंसी किस ईयर में निकल रही है, बिहार की ज़रूरतें क्या है, कब निकलनी चाहिए, तो बहुत सारे, कई बार आपने देखा होगा बहुत सारी सरकारों में जो है वो 2-3 साल तक नहीं निकालते, कभी निकालते हैं ज़रूरत पड़ने पे। तो वो जो है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा बीजेपी ने मना किया कि बीजेपी अगर होगी तो वैकेंसी नहीं निकालेगी, या जो है तेजस्वी यादव रहेंगे तो तभी वैकेंसी निकालेगी। तो देखिए अगर क्या है, देखिए किसी भी सरकार की विफलता भी कप्तान के सिर पर जाती है और जो है सफलता भी जाती है। तो ठीक है, तेजस्वी यादव अगर उस सरकार में शामिल तो तेजस्वी यादव को भी क्रेडिट मिलना चाहिए, लेकिन ये प्रचारित कर देना कि अकेले भाई डिप्टी सीएम तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे स्टेट में डिप्टी सीएम हैं, तो अगर कोई भी डिसीजन होगा तो क्या बिना नीतीश कुमार की मर्जी के तेजस्वी यादव ने नौकरियां कई सारे राज्यों और बिहार में एक अंतर यही था कि यहाँ पर जो डिप्टी सीएम थे वो दूसरी पार्टी से थे, और राज्यों में भी दूसरी पार्टियों से होते हैं, लेकिन एक बार आप उनके साथ सरकार बनाते हैं, एक बार उनको अपोजिशन के साथ सरकार बनाते हैं, तब जो आपका कार्यशैली है या आपके कुछ काम हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन भी होगा। फिर उसमें ये भी सवाल उठता है ना कि इससे पहले भी आरजेडी की सरकारें थी तो उस समय कितनी वैकेंसियां निकली, तो सवाल ये भी उठते हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब ये जैसे ये तो ठीक है, जो जिस भी सरकार ने उस समय निकाली ठीक है, उसको तो क्रेडिट मिलेगा, लेकिन ये व्यक्तिगत तौर पे सिर्फ तेजस्वी यादव की वजह से नौकरियां मिली तो एक पीआर प्रोपोगंडा ही हो सकता है। नहीं, केवल उनका तो हो ही नहीं सकता है। सवाल यही था तुलनात्मक रूप से भी कि भाई नीतीश जब वहाँ आते हैं तब नौकरियाँ निकल सकती हैं, तो 9 महीने पहले या 10 महीने पहले क्यों नहीं निकल सकती थी, या 6 महीने पहले गठबंधन में आने के बाद क्यों निकल रही है? तो शायद ये कि जब तक आपका परफॉर्मेंस ठीक है और आपका मेन, जैसे आपने वैचारिक प्रतिबद्धता की बात अपने हिसाब से जो आपने कही कि महादलित जो वोट बैंक है वो आपका वोट बैंक है, उसको जब तक आप जोड़े रख पा रहे हैं और चुनावों में सफल हो पा रहे हैं तब तक एवरीथिंग इज़ ओके। एक ये डेफिनेशन पे भी काम किया जा सकता है या सोचा जा सकता है इस तरीके से ही, और इस तरीके से सोचते हैं तो नीतीश कुमार सफल ही दिखते हैं, और आने वाले समय में कितने सफल होंगे कितने नहीं ये परिणाम बताएंगे। लेकिन नवनीत मिश्रा जिन्होंने कई राज्यों में बिल्कुल सटीक आकलन किया कि किसे पद मिल सकता है, उनका आकलन फिलहाल यही है कि नीतीश कुमार की राय जो है वही सर्वोपरि रहेगी। बिहार इलेक्शंस के मद्देनज़र भी होगा क्या वो हम सब देखेंगे, और देखने के बाद फिर से नवनीत भाई के साथ चर्चा होगी। अगले हफ्ता फिर आपसे मुलाकात होगी। क्या विषय हो सकते हैं आपको लगता है, बीजेपी के अंदर की कौन सी खबर आप जानना चाहते हैं, वो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम आपके सवालों को इंक्लूड कर सकें शो में। शो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। नवनीत भाई, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और चर्चा सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।